जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस ऑफ बजट प्रिपरेशन के कुछ एस्पेक्ट को कवर अप किया था, लेकिन यूपीएससी और पीएससी में विगत वर्षों में इस टॉपिक के अंतर्गत अनेक अनुच्छेद या आर्टिकल के बारे में बहुत सारे प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस में पूछे गए हैं। ये विभिन्न आर्टिकल को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत पेचीदा और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको सरल और सहज भाषा में इसके अलग अलग फीचर या कंपोनेंट को बताने के लिए हमारे साथ हैं श्री एस झा सर, जो कि छत्तीसगढ़ शासन में गृह विभाग में फाइनेंस कंट्रोलर अर्थात वित्त नियंत्रक के रूप में पदस्थ हैं। साथ ही साथ वे अलग अलग विभाग में विगत 3 दशक से बजट को प्रिपरेशन विभागीय बजट को प्रिपरेशन करने तथा उसे वित्त विभाग के साथ मिलके कार्य करने का बहुत ज़्यादा अनुभव है और अलग अलग जो पहलुओं को बजट को बताने का उनमें विशेषता है। तो आज हम सर से जो पुराने क्लास में जो छूटे गए प्रोविज़न हैं उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो आज का जो मेन मुद्दा है या फिर मेन जो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस ऑफ बजट प्रिपरेशन के जो 2 एस्पेक्ट में अगर देखें तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बोल रहे हैं, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है लीगल एस्पेक्ट। तो जो सेकेंड डिमेंशन है उसके ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करूंगा सर से, क्योंकि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस तो कई बार समझ में आ जाता है आर्टिकल के रूप में, लेकिन यहाँ पे जो लीगल बेसिस है, यहाँ पे जो लॉ किस हिसाब से यहाँ पे कार्य करते हैं सब, तो वो मैं जानना चाहूँगा सर। थैंक यू सर कमिंग फिर से हमारे इस क्लास में आने के लिए। तो जो छूटे गए जो प्रोविज़न है उसके बताइए, साथ ही साथ जो लीगल एस्पेक्ट है उसको थोड़ा सा विस्तृत से बताएं ताकि हम लोग की कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके सर। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया ऐसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपने विचार रखने के लिए। तो आपने सही फरमाया कि बजट प्रिपरेशन से लेकर के पासिंग ऑफ बजट इन द पार्लियामेंट ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो कई आर्टिकल्स में बटे हुए हैं। हम यूँ कहें आर्टिकल्स तो हैं ही, साथ साथ सब आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल के अलग अलग क्लॉज में भी बटे हुए हैं। उस सभी में अलग अलग प्रोविजंस हैं जो दिखाता है कि पार्लियामेंट का कैसे एक बड़ा कंट्रोल होता है बजट के ऊपर में, क्योंकि पार्लियामेंट जो हमारे देश का है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना हुआ है, आम पब्लिक के वेलफेयर के लिए है। तो हमारा जो लेजिस्लेचर हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका किस तरह से कंट्रोल होता है बजट पे, तो उसके बारे में प्रोविजंस किए गए हैं। और साथ ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के साथ साथ लीगल प्रोविजंस भी हैं और किस तरह से लीगल एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं बजट प्रिपरेशन में, इसको मैं अलग से सिंपल वे में बताने की मैं कोशिश करता हूं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से। तो हमने लास्ट क्लास में भी कुछ प्रोविजंस को कवर किया था, लेकिन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ हो सकता है रिपीटेशन हो और कुछ नए फीचर्स भी इसमें जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम यह रेखांकित करना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में कुछ आर्टिकल्स जो हैं बजट प्रिपरेशन से संबंधित वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स उस पर काफ़ी डिटेल में उसका अध्ययन करें। हम जितना एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बता सकते हैं उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत डिटेल प्रोविजंस हैं तो यहाँ पे
उतना डिटेल में जाना संभव नहीं हो सकता है। तो लेकिन हम स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि इन आर्टिकल्स पर ज़्यादा फोकस करें। हम मात्र एक सिंपल स्केचिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हम स्टूडेंट्स से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि इन आर्टिकल्स के डिटेल में जाकर वो अध्ययन कर लें, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी का या तो प्रीलिम्स में आता है, सीजीपीएससी का प्रीलिम्स में आता है या मेन एग्जाम में आता है, वो वहाँ पे गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। तो हम शुरू करते हैं। जो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बजट के प्रिपरेशन से लेकर के उसका पासिंग के लिए, उसका एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए किसका किसका योगदान है, उसका मैं सबसे पहले मैं एक सूची छोटा सा प्रस्तुत करता हूं। तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112। दूसरा आर्टिकल 113। 113 में 3 सब क्लॉज हैं, जिसको हम आर्टिकल 113(1) बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। 2 मीन्स 113(2) और 113(3), ये 3 आर्टिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आर्टिकल 114, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल 114 का सब क्लॉज 3, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आर्टिकल 116 अनुच्छेद 116, यह बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आर्टिकल 266 अनुच्छेद 266 का सब क्लॉज 1, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 266 का सब क्लॉज 2 अनुच्छेद 266 का सब क्लॉज 2, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे समझ से अगर इतने आर्टिकल्स का हमारे स्टूडेंट्स बढ़िया से डिटेल एनालिसिस करके नोट्स बना के उसका अध्ययन करें, तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे वो मेंस का हो, यूपीएससी का हो या सीजीपीएससी का, वो उस पर कमांड कर सकते हैं। तो ब्रीफ में हम शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 ये जो है सो ये मैंडेट देता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट भी कहते हैं। एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं पुष्पन जी कि बजट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का यूज ना होते हुए जो वर्ड यूज किया गया है, फ्रेज हम कह सकते हैं, फ्रेज यूज हुआ है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को हम बजट भी कहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं यूज हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज हुआ है। तो आर्टिकल 112 कहता है कि यह मैंडेट देता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। इसका अर्थ है कि आर्टिकल 112 जो है, यह जो है सो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बजट प्रोसीजर। बजट का प्रोसीजर होता है, यह आर्टिकल 112 कहता है। अब हम आर्टिकल 113 पे आते हैं। आर्टिकल 113 यह जो है, वी कैन से कि इट फॉर्म द बेसिस फॉर हैंडलिंग ऑफ बजट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि जो बजट का जो प्रोविज़न किया जा रहा है उसमें एक्सपेंडिचर किस तरीके से किया जाएगा, तो इसके बारे में आर्टिकल 113 बताता है। अब इसका जो सब क्लॉज है, जैसे कि आर्टिकल 113 का सब क्लॉज 1, यह जो है सो चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में, जिसको हिंदी में भारित व्यय कहते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान आर्टिकल 113 का सब क्लॉज 1 में है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करना चाहूँगा मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ, कि चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया
इसका अर्थ है कि जैसे कि सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, सैलरीज ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सैलरीज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, सैलरी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, इस तरह के जो संवैधानिक पद पे जो पदस्थ ये वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उनका सैलरी और ये अदर एक्सपेंसेस ये चार्ज एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आते हैं। वैसे मैं शायद पिछले क्लास में मैंने पूरा डिटेल बताया है। हाँ, जिसके ऊपर वोटिंग नहीं होता, बस जिस पे वोटिंग नहीं होता है, केवल डिस्कशन होता है। बिल्कुल सर। दूसरा जो सब क्लॉज है दैट इज 113(2), इसके अंतर्गत वोटेड एक्सपेंडिचर की बात होती है। यह इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स का जो पैकेज है वो वोटेड एक्सपेंडिचर के तहत आता है। मैं स्टूडेंट से अपील करना चाहता हूं कि डिमांड ऑफ ग्रांट जो होता है अनुदान, यह डिपार्टमेंट वाइज होता है। हर एक डिपार्टमेंट का ग्रांट नंबर अलग अलग होता है। ओके। अगर मान लीजिए कि भारत सरकार में, हम एग्जैक्टली नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल एक मैं अनुमानित कह रहा हूं कि अगर भारत सरकार में 50 डिपार्टमेंट हैं तो एक डिपार्टमेंट एक ग्रांट नंबर से जुड़ेगा। जैसे अगर पुलिस डिपार्टमेंट है तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ग्रांट नंबर 3 होता है। जैसे वित्त विभाग है, चूंकि मैं वित्त विभाग से हूं, अभी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे ज़्यादा याद है। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं बड़ा इजीली कह रहा हूं। तो ग्रांट नंबर 6 जो है वो वित्त विभाग का है। ऐसे ही डिपार्टमेंट वाइज ग्रांट फिक्स होते हैं। और इसका जो शासकीय अकाउंट का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात होती है, जो टॉप लेवल पे सीएजी द्वारा तय किया जाता है कि ग्रांट नंबर क्या होगा, ताकि पूरे भारत में एक रूपता बनी रहे, ताकि स्टेट का भारत सरकार से, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से अकाउंटिंग आसान हो सके, बुक ट्रांसफर आसान हो सके, ग्रांट का एक्सचेंज आसान हो सके, इसलिए ग्रांट नंबर को फिक्स किया गया है। अगर ग्रांट नंबर 3 पुलिस का है तो यूनियन गवर्नमेंट में भी वही रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट में यही रहेगा, इस तरह का प्रोसेस किया गया है। तो डिमांड ऑफ ग्रांट मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जो प्रावधान उस वित्तीय वर्ष में जितना किया गया है फाइनेंशियल ईयर में, इस पे वोटिंग होता है। ओके। इसलिए उसको वोटेड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और मेंबर्स ऑफ लोकसभा वही इसको एसेंट दे सकते हैं, चाहे वो रिफ्यूज कर सकते हैं, चाहे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये वोटिंग के समय उस प्रोसेस के दौरान। अब नेक्स्ट जी, जो लास्ट में हम लोग जब पढ़े थे, राज्यसभा इसमें बस वार्तालाप कर सकती है, लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। मतलब हाँ, एक्चुअली क्या है पुष्पेंद्र जी, यस सर, कि बजट का जो प्रोसेस है, बजट भी एक तरह से मनी बिल की तरह ही है। बिल्कुल सर। ये डीम्ड मनी बिल है। और जिस तरह से मनी बिल का जो नियम है, जो स्पीकर अगर सर्टिफाई कर देते हैं कि मनी बिल है, यस सर, तो उसमें लोकसभा को अपर हैंड मिलता है। वहाँ पे सारे डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे वोटिंग होता है, राज्यसभा में भी जाता है, वहाँ पर भी डिस्कशन होता है, यस सर, लेकिन वहाँ पे वोटिंग नहीं होता है। और अगर राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन देता है तो नॉन बाइंडिंग टाइप का होता है, जिसको लोकसभा मान्य करे या नहीं माने। बिल्कुल सर। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 113 का सब क्लॉज 3। बिल्कुल सर। ये जो है रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताता है कि जब
लोकसभा में सारे ग्रांट पे उसका डिबेट हो जाता है, डिस्कशंस हो जाते हैं, वो वहाँ से पारित हो जाते हैं, राज्यसभा से भी पारित हो जाता है मनी बिल की तरह। तो उसके बाद उस जो सारे डिमांड्स का जो एग्जाइट फिगर्स होते हैं, जो कि एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में वित्त मंत्री के महोदय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये सब जब पारित हो जाते हैं पार्लियामेंट से, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उस पर रिकमेंडेशन होता है, उनका कॉन्सेंट लगता है उस पर। तो आप देखते हैं कि इंडिया में कोई भी लॉ है, वो बिल के रूप में ही आता है पार्लियामेंट में। यस सर। चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबली हो, वो बिल के रूप में आता है। उस पे बिल पे ऐसे ही डिबेट और डिस्कशंस होते हैं, और उसके बाद जब मतलब पार्लियामेंट से उसको पारित कर दिया जाता है और उस पर फिर माननीय प्रेसिडेंट महोदय का कॉन्सेंट उस पर मिल जाता है, तो वह बिल जो है वो एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। यस सर। उसी तरह से आप यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है, तो वो जब पारित हो जाता है पार्लियामेंट से, और जब माननीय प्रेसिडेंट महोदय या महोदया से कॉन्सेंट उस पर मिल जाता है, तो वो एक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और एक्ट ही पारित होना मतलब लॉ बन जाता है, इसलिए वो कानून के दायरे में आ जाता है। दैट्स व्हाई वो लीगल, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ साथ लीगल एस्पेक्ट इसको बताया गया है। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि जब चार्ज एक्सपेंडिचर तो ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में उस पर जो है सो चर्चाएं होती हैं, लेकिन वोटिंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो वोटेड एक्सपेंडिचर जो डिपार्टमेंट वाइज होता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है बजट का, तो इसमें जब डिमांड ऑफ ग्रांट ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो जब पारित होता है, तो उसमें देखें बहुत सारे हेड ऑफ अकाउंट होते हैं। जैसे वेतन के लिए अलग हेड ऑफ अकाउंट होता है, वेतन मीन सैलरी के लिए अलग से होता है, इसके बाद डियरनेस अलाउंसेस के लिए, महंगाई भत्ता के लिए अलग से होता है, ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए अलग हेड ऑफ अकाउंट होते हैं, वाहनों के क्रय के लिए अलग हेड ऑफ अकाउंट होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हेड ऑफ अकाउंट में बटे रहते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का जो प्रपोजल किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, वो बटे रहते हैं। इसमें जो वित्त विभाग द्वारा जो फाइनल किया गया रहता है, जिसको कि एप्रोप्रिएशन, जिसको कि डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में, तो ये जो वोटेड एक्सपेंडिचर हैं, जो प्रपोजल्स हैं, इसमें जब एक बार डिस्कशन के बाद पारित हो जाता है, तो हर एक हेड ऑफ अकाउंट में जिस पर्पस के लिए बजट का एलोकेशन किया गया है, वो एक बार पारित होने का उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ना तो पर्पस को आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं जो अमाउंट उसमें डाला गया है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको आप वैसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जब यह वोटेड हो जाता है और एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में फिर उसको पार्लियामेंट से पारित कर दिया जाता है, और फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय का उस पर कॉन्सेंट मिल जाता है, तो फिर उसको किसी भी विभाग द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि यह एक एक्ट जो पारित हुआ बजट के रूप में, उसका लीगल सैंक्टिटी है। लीगल सैंक्टिटी है। रिसोर्स को जिस पर्पस के लिए डाला गया है, उस पर्पस को इम्प्लीमेंटेशन फेज में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका यूटिलाइजेशन वही होगा, उसका यूटिलाइजेशन उस लिमिट तक उस पर्पस को मीट आउट करने के लिए ही होगा। यह इसको लीगल सैंक्टिटी देता है, यह लीगल एस्पेक्ट हो जाता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 114, जो कि एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कहता है
आर्टिकल 114 के तहत यही मैंडेट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल आफ्टर पैसेज ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113। जब पूरा चार्ज ऑफ वोटेड अमाउंट से सब कुछ ओके हो जाता है तो उसके बाद वित्त मंत्री के द्वारा आर्टिकल 174 के तहत आर्टिकल 114 के तहत एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किया जाता है और इसको पारित कराया जाता है। और आर्टिकल 114 सब क्लॉज 3 यह मैंडेट्स दैट नो मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ बाय द पार्लियामेंट। जब एप्रोप्रिएशन बिल पारित होता है तभी आप जो है सो कोई भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल पारित होने के बाद ही आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अर्थात 1143 जो सब क्लॉज है वो ऑथराइज करता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसा खर्च कर सकते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 116 पे जो जहां पे वोट ऑन अकाउंट का प्रोविजन है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वोट ऑन अकाउंट। कभी कभी यह होता है कि जब रूलिंग पार्टी को हमारे शासन को यह जरूरत होती है कि बजट पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लाना अभी संभव नहीं है। जैसे आप कभी जब इलेक्शन ईयर्स का आप देखते हैं, एंट्री बजट जब आप इलेक्शन ईयर्स होने वाले रहते हैं तो चूंकि अब नया जब इलेक्शन होगा फिर कौन सी पार्टी आएगी, किसकी सरकार बनेगी, चूंकि डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होना है तो लेकिन एक्सपेंडिचर को तो रोका नहीं जा सकता है। तो उसको एक्सपेंडिचर जो मैंडेटरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो सैलरी से संबंधित होते हैं, पेंशन लायबिलिटी से संबंधित होते हैं, जो लोन जो चल रहा है उसको जो रिपेमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है, उसका ईएमआई पटाया जाता है या उसका इंटरेस्ट का पेमेंट होता है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, नहीं तो उसका निगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसे मैंडेटरी एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए जो भी टाइमलाइन है उसके लिए वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है। बिल्कुल सर। आपको क्लियर है वोट ऑन अकाउंट के बारे में? नहीं, पिछले क्लास में भी सर एक जगह पे आपने बताया था कि जब हम लोग को बजट का जो डेट है वो शिफ्ट करने का पीछे का भी एक कारण ये था कि कई बार हम लोग को वोट ऑन अकाउंट लेके आना पड़ता था। जी। जब पहले जो 2017 से पहले जो ये प्रोविजन था कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी बजट रखा जाएगा तो उसमें क्या होता था कि लास्ट वीक पर तुरंत मार्च आ जाता था। अब मार्च अंतिम मंथ होता था करेंट फाइनेंशियल ईयर का और 30 दिन के बाद फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता था। जबकि वित्त मंत्री माननीय वित्त मंत्री महोदय का या महोदया का जो बजट स्पीच से बजट सत्र शुरू होता है, बजट प्रक्रिया का पासिंग प्रोसेस शुरू होता है वो काफी लंबा चलता है। बिल्कुल सर। इसमें 1.5-2 महीने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता था, पहले वो मार्च 31 तक समाप्त नहीं होता था, वो अप्रैल तक कई बार स्पिल ओवर कर जाता था। तो क्या होता था कि कुछ महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट लाना पड़ता था। लेकिन अगर उसको शिफ्ट कर दिया गया और 1 फरवरी कर दिया गया है तो अब फरवरी पूरा मिल जाता है, मार्च पूरा मिल जाता है, 2 महीने पूरे मिल जाते हैं। उसका 1 अप्रैल से ये नया मतलब जो एक्सपेंडिचर जिसके बारे में चर्चा चल रही है वो इफेक्टिव होता है। तो ये ऐसा टाइमलाइन है कि जिससे पूरा पासिंग जो है पैसेज ऑफ बजट कंप्लीट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है वो प्रीपोन्ड करने के लिए, डेट को प्रीपोन्ड करने से। तो वहीं पे वोट ऑन अकाउंट की बात ये कही थी आपको। बिल्कुल सर। आज साथ साथ इलेक्शन ईयर्स में देखेंगे कि जैसे कि हमारे देश में अमूमन अप्रैल मई में इलेक्शंस होते हैं। तो देखिए कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, तो उसमें 2-3 महीने के लिए जो है सो वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है ताकि नई सरकार की जब गठन होगी तो अपने हिसाब से, ताकि वो किस वादों के साथ उन्होंने सरकार बनाया है
जनता के का क्या एस्पिरेशंस है, क्या सोच है, नई सरकार की क्या पॉलिसी होगी, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए बजट बने। तो इसलिए बीच के पीरियड को जब तक नई सरकार आ नहीं जाती है वो डिसीजन नहीं लेती है, लेकिन जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो होता रहे, वो नहीं रुके, इसलिए वोटों को लाया जाता है। सर। अब हम नेक्स्ट प्रोविजन आ जाते हैं, आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 266 सब क्लॉज 1। इसमें प्रावधान किया गया है प्रोविजन फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो इसके की कंपोनेंट्स हैं उसको हम कवर करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है, जिससे सारे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। इसके की कंपोनेंट्स काफ़ी डिटेल में है, लेकिन कुछ मैं शॉर्ट में उसको कवर करता हूँ। जैसे रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां, सरकार को प्राप्त होने वाले जितने भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाता है किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे फंड्स जनरेटेड फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सारे टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज जैसे डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड फीस, फाइन्स, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज का पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है कैपिटल रिसीट, मनी रेज थ्रू लोन्स इंक्लूडिंग मार्केट बोरोइंग्स, ट्रेजरी बिल्स एंड एक्सटर्नल लोन्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन institutions like International Monetary Fund, IMF, World Bank, WB, European Unions। नेक्स्ट लोन रिपेमेंट, मतलब मूलधन की वापसी। ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एज रिपेमेंट ऑफ लोन्स, मूलधन की वापसी ऑफ लोन्स प्रीवियसली ग्रांटेड टू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एंड अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या इंस्टीट्यूशंस। मतलब भारत सरकार जो अपने डिफरेंट स्टेट को या यूनियन टेरिटरीज को या उसके पीएसयूज को जो लोन पहले दी थी उसका जो वापसी लेना है, उसका जो ईएमआई वापस लेना है, चाहे उस पर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है उसको वापस लेना है, यह जो है सो इस श्रेणी में आता है। उसके बाद ये सारे रिसीट साइड हो गए, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट है। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड लोन रिपेमेंट्स, उससे जो रिसीट्स आते हैं, ये तीन सबसे बड़ा कंपोनेंट है रिसीट साइड में। अब हम एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। ऑल ऑथराइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, पहला वोटेड एक्सपेंडिचर और दूसरा चार्ज एक्सपेंडिचर, जो हमने पहले भी डिस्कशन किया है। वोटेड एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंसेस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, और चार्ज एक्सपेंडिचर मीन्स मैंडेटरी एक्सपेंसेस नॉट वोटेड बाय द पार्लियामेंट। इस पर वोटिंग नहीं होता है केवल, लेकिन पारित यह भी होता है। ऑल विड्रॉल्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ये सारे की कंपोनेंट्स हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के संचित निधि या समेकित निधि भी बोलते हैं हिंदी में, उसके ये की कंपोनेंट्स हैं। अब हम इसके बाद आते हैं आर्टिकल 266 का सब क्लॉज 2,
जो मैंडेट करता है कि देयर विल बी ए पब्लिक अकाउंट। अब हम की फीचर्स या की कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक अकाउंट की बात करते हैं। देखिए कि आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 के तहत पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन किया गया है। इसमें प्रोविजन है कि इट होल्ड्स ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग दोज क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब इट एक्ट्स एज ए रिपोजिटरी फॉर बैंकिंग टाइप ट्रांजेक्शंस लाइक पीएफ पब्लिक फंड, GPF general public fund, small savings and other deposits which are not government revenue. These are not government revenues and does not require parliamentary authorization for its withdrawal. यह जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हट करके एक पब्लिक अकाउंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है। इसमें यूजुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉइज होते हैं, चाहे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड होते हैं, जिनका पब्लिक पीएफ करता है, चाहे जनरल प्रोविडेंट फंड करता है, चाहे वो स्मॉल सेविंग के रूप में होता है, इस सारे पैसे को रखा जाता है। पोस्ट ऑफिस में हम लोग पोस्ट ऑफिस में आप रखते हैं, स्मॉल सेविंग्स के रूप में रखते हैं। तो ये सब का ट्रांजेक्शन और उसका एक तरह से ट्रस्टी अब कर लें, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसलिए चूंकि एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हट करके एक अकाउंट है, तो इसमें जो जमा होता है, जो हमारे देश के पब्लिक का या एम्प्लॉई का फंड होता है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट से पास नहीं कराना पड़ता है इससे पैसा जमा करने के लिए या निकालने के लिए। मतलब सर वो गवर्नमेंट जो सरकार में अभी है वो उसका यूटिलाइजेशन करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहता है जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। हाँ, चूंकि पब्लिक फंड है तो एक ट्रस्टी की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करती है ताकि उसमें जितना जो लोग प्राइवेट फर्म में भी काम करते हैं उनका जो पीएफ करता है वो सिक्योर रहे वहाँ पे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट द्वारा घोषित है एनुअल, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल सके, क्योंकि वो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, छोटे छोटे इंडस्ट्री में, छोटे इंटरप्रीनर्स के रूप में मेहनत करते हैं। उनका कुछ जो वेजेज होता है, पे होता है, उसका कुछ पोर्शन पीएफ में आता है, तो वो सिक्योर रहे। इसको संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक अकाउंट्स का प्रोविजन करके रखा हुआ है। लेकिन यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अलग होता है। मतलब कि इसके लिए वोट लेना नहीं पड़ता पार्लियामेंट से? नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। इसके ट्रांजेक्शन में नहीं तो आवक के लिए और नहीं जावक के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं किया जाता है। ठीक है सर। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्टिकल 266 का सब क्लॉज 2 जिसमें पब्लिक फंड ऑफ इंडिया का प्रोविजन है, तो इस तरह से हम देखे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ कहाँ है, लीगल एस्पेक्ट जो है सो किस तरह का है, और अलग अलग जो आर्टिकल के बारे में हम लोग ने देखा। सर जैसे कि हमारे स्टूडेंट के पास भी बहुत सारे सवाल रहते हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एक सवाल रहता है कि सर जब बजट का प्रोसेस चलते रहता है तो उतना टाइम एक अपोजिशन द्वारा जो कट का मोशन लेके आने की बात करते हैं, अलग अलग मोशन के लाने की बात करते हैं, वो क्या होता है? और साथ ही साथ सर एक क्वेश्चन और है बच्चों के द्वारा कि ये गिलोटिन जो है उस प्रोसेस में या फिर पासिंग के प्रोसेस में गिलोटिन क्या होता है सर? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे कई सारे क्वेश्चंस यूपीएससी और पीएससी में पूछे जाते हैं, तो मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि कट मोशन जो है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले कट मोशन लगभग आर्टिकल 113 के तहत इसमें उसका मतलब आ जाता है, वो प्रोसेस के तहत आ जाता है जब डिमांड ऑफ ग्रांट जब
स्टैंडिंग कमेटी सबके द्वारा पूरा स्क्रूटिनाइज किया जाता है, चर्चा की जाती है, जैसे कि हम जिसमें हमारे गवर्नमेंट के जो रूलिंग पार्टी है उसके भी एमपी होते हैं, अपोजिशन के एमपी रहते हैं। तो खासकर अपोजिशन के एमपी कट मोशन का प्रस्ताव लाता है। कट मोशन 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पॉलिसी कट। इसके तहत ये डिमांड रहता है कि जो टोटल डिमांड है उसको 1 रुपये तक रिड्यूस कर दीजिए। इससे एक पॉलिसी का डिसअप्रूवल की बात होती है। तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूस डिमांड ₹2 टू डिसअप्रूव द पॉलिसी, सेकेंड है इकोनॉमिक कट, रिड्यूस ए स्पेसिफिक अमाउंट टू सेव मनी। जब वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे का प्रावधान किया गया, इतनी की आवश्यकता नहीं है, जब अपोजिशन द्वारा ये बात लाई जाती है तो अपोजिशन प्रस्ताव करता है कि इस अमाउंट को कम कर दिया जाए, तो यह जो इकोनॉमिक कट कहते हैं इसको। और तीसरा लास्ट होता है टोकन कट। इसमें रिड्यूस द डिमांड बाय ₹100 टू हाईलाइट स्पेसिफिक ग्रीवांसेस। तो इस तरह का टूल जो है कट मोशन के तहत होता है, 3 तरह के होते हैं। और जो अंतिम क्वेश्चन आपने गिलोटिन के बारे में बताया, तो वह एक जो है सो इफ टाइम इज लिमिटेड, द लोकसभा में गिलोटाइन द रिमेनिंग डिमांड्स व्हेयर दे आर पास विदाउट डिस्कशंस। तो गिलोटिन इज ए मेथड used to speed up the passage of budget by grouping together the remaining undiscussed demands of grant and putting them to a single vote without further debate. चाहे हम ये कह सकते हैं कि it is a form of closure motion used to ensure timely completion of the business in parliament, often leading to passage of the budget विदाउट फुल स्क्रूटिनी। तो कभी डिमांड ऑफ ग्रांट में प्रोसेस चलने में कई बार डिस्टरबेंस होता है या लंबा समय लग जाता है, और चूंकि एक टाइम लाइन में बजट प्रक्रिया को पूरी कर लेना जरूरी होता है शासन के लिए, तो कुछ ऐसे डिमांड्स जिसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई रहती है, तो जो जिस डिमांड पे चर्चा हो गई रहती है उसके साथ उसको भी मिक्स करके टाइम लाइन को एडहेयर करते हुए उसको पारित कर दिया जाता है। इसको गिलोटिन बोलते हैं। सर, जैसे कि आपने मोशन बताया, 3 टाइप का मोशन बताया, ठीक है, कट मोशन, पॉलिसी कट। तो अगर अपोजिशन वाले अगर ये मोशन उठाते हैं पार्लियामेंट में और ये मोशन पास हो जाता है तो क्या होगा सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुष्पेंद्र जी। जो कट मोशन जो यूजुअली अपोजिशन पार्टी के सदस्य द्वारा लाया जाता है, वो अगर लाया जाता है उस समय जो ट्रेजरी बेंच होता है, रूलिंग पार्टी होती है, वो बहुत कंसस हो जाती है और वो दिखाती है कि नहीं, हमारे जो लोकसभा है या राज्यसभा है, पार्लियामेंट में हमारा बहुमत है, तो उसको पास नहीं होने देती है। अगर कट मोशन पास हो जाए तो इससे ये शो करता है कि सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो सरकार को या तो कॉन्फिडेंस साबित करना पड़ता है, चाहे उसको रिजाइन कर देना पड़ता है। इससे शासन मतलब ट्रेजरी बेंच जो है तो कट मोशन को पारित होने नहीं देती है। मतलब क्या है कि अगर पारित हो जाता है तो ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब हाँ, अगर हो जाता है या तो उसको कॉन्फिडेंस मोशन ला करके फ्लोर पर साबित करना पड़ेगा कि हमारे पास मेजोरिटी है। हाँ। और नहीं अगर ऐसा कर पाई तो उसको सरकार को रिजाइन करना पड़ेगी। थैंक यू सर, आपने बहुत सारे जो आर्टिकल के जो प्रोविजंस है उसको समझाने की कोशिश की। अब आर्टिकल 112, 113, 114, 116 प्लस जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है आर्टिकल 266A और 266(2) जिसमें पब्लिक अकाउंट की बात की है। ऐसे तो बहुत ही डिटेल में हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन बता दिया है, दिखा दिया है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपने गिलोटिन जो शब्द है उसके बारे में बताया। तो सर, इसको हम चाहेंगे कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क सर ने दे दिया है। इस डायरेक्शन के थ्रू हमको और डिटेल में इसको पढ़ना है। तो आप इस क्लास ख़त्म होने के बाद बढ़िया से आप आर्टिकल को लीजिए या फिर जो आपके स्टैंडर्ड बुक हैं उससे और अच्छे से पढ़िए, साथ ही साथ आप मेंस का और प्रीलिम्स का क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू सर,
आपके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद।